roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? इस बात को जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा इसमें आप समझिएगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कबूतर हैं जो छत पे बैठ के धीरे आवाज में कू कर रहे हैं, क्या ये जर्मनी में इनको गाने के लिए मजबूर किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो पिजन को यूज किया गया है। पिजन, आप जानते हैं कि जो पिजन है वो क्या है? ये सिंबलाइज करता है फ्रीडम, पिजन, ठीक है, पिजन। और यहाँ पर क्या कहा गया है? सिंग इन जर्मन, ठीक है। कह रहा है कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मनी भाषा में कू करने के लिए मजबूर कर देगा? ऐसा समझिए, बड़ी बात कह दी इसमें, ये बात भी ध्यान रखिएगा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom, fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his classroom in the front of him. जब भी मैं अपने लेख को देख रहा हूं, मैंने देखा कि एम हैमल अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मोशनलेस। मोशन मतलब स्थिर, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब घूरना, है ना, गेज कर रहे हैं, सारी चीजों को, एक एक चीजों को घूर रहे हैं। जैसे वो चाहते थे कि किस चीज को कहाँ फिक्स करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। If he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little scout room, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हर चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं कि क्लासरूम के अंदर चीजें कैसी दिख रही हैं। फैंसी, अच्छी, सुंदर। फॉर 40 years he had been there in same place, पिछले 40 सालों से वो उसी जगह पर हैं, और अपने गार्डन, खिड़की के बाहर उनका गार्डन है और सामने उनका क्लासरूम है ना। जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। जो क्लासरूम की डेस्क और बेंच हैं वो अब कैसी हो गई हैं? मुलायम सी हो गई हैं। द वॉलनट ट्री, वॉलनट मतलब होता है बादाम, ठीक है, बादाम का पेड़ इन द गार्डन वॉज टॉलर। जो बादाम का पेड़ है वो 40 साल में कैसा हो गया? बढ़ गया, ऊपर टॉलर हो गया। And the hoppervine that had planted himself twined about the windows of the roof. हपवाइन भी एक तरीके का पौधा है जो उन्होंने लगाया था, और वो कैसा हो गया है? वो खिड़की से, छत से दोगुना हो गया है। ट्वाइंड, ट्विंड मतलब दो गुना। हाउ, रूफ मतलब छत, और विंडोज मतलब खिड़कियां। How it was have broken in his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. ये दिल ने बहुत, ये हृदय तोड़ देने वाली बात है कि अब उन्हें ये सब लीव करके जाना होगा। लीव करना, यहाँ पे देखिए, लीव इट ऑल, लीव, आपको मैं बता दूं कि लीव में आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है। एक होता है LIVE, ठीक है, LIVE, लीव। इस लीव का मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा। दूसरा क्या है? लीव, इसका मतलब होता है छोड़कर, छोड़ के जाना, ठीक है, छोड़ के जाना, लीव। मैच लाइव चलता है, और आदमी स्कूल में सिक लीव लेता है ना, मतलब बीमार होने वाली छुट्टी।
और उन्हें के पैकिंग की आवाज आ रही है जो उनके घर में उनकी बहन कर रही हैं। उन्हें अगले दिन ही देश छोड़कर निकलना है, नेक्स्ट डे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। लेकिन उसके अंदर आखिरी पाठ को भी सुनने की हिम्मत है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज chanted their बा बे बी बो बू। ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं फ्रेंच के, ठीक है। लिखने के पाठ के बाद अब हमारी पाठ है एक कौन सी? हिस्ट्री में। छोटे बच्चे चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग करना मतलब रट रहे हैं। रट रहे हैं। क्या रट रहे हैं? बा बे बी बो बू। ये क्या है? अल्फाबेट है, जैसे हम लोग यहाँ है ना, ए बी सी डी ई, वैसे उनके यहाँ है बा बे बी बू बू, ठीक है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that was all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it, the last lesson. तो ओल्ड हैजर, जो ओल्ड हॉजर है, जो मिस्त्री है, वो अपने हाथ में अपने चश्मे को लेता है और अपने दोनों हाथों में प्राइमर को पकड़ता है और पढ़ता है। उनके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं, यू कुड नॉट यू कुड सी ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। His voice trembled, उसकी आवाज कांप रही थी with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, last lesson. उसको सुनना इतनी हंसी आ रही थी सुनने में कि हम एक साथ उसको हंसते और रोते हुए देख सकते हैं। ओह, कितना यादगार है ये मेरे लिए, द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ। All at once the church clock struck 12, और अचानक से जो चर्च पे जो घड़ी लगी हुई है वो कहाँ स्ट्रक करती है? 12, 12 बजे पर रुकती है। स्ट्रक हो जाना मतलब फंस जाना, ठीक है। घड़ी स्ट्रक हो गई कहाँ? 12 पे। Then the Angelus. At the same moment, the trumpet of the Persian returning from the Dill sounded under our windows. तभी वहां पे एंजेलस हुआ। उसी समय द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस, विजय नगाड़ा जिसको कहते हैं ट्रम्पेट, मतलब विजय ध्वनि जो होती है ना, जीत की ध्वनि। ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस, पर्शियंस की जो ट्रम्पेट की आवाज है वो सुनाई पड़ती है। ड्रिल से रिटर्न होते समय साउंडेड अंडर हिज विंडो, उनकी खिड़की के नीचे से आवाज आ रही है। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हेमल एम हेमल अपनी कुर्सी से उठते हैं और खड़े हो जाते हैं अपनी कुर्सी पे, और मैंने अभी तक अभी उन्हें इतनी ऊंचे, इतने लंबा नहीं देखा था, है ना। मतलब ऐसा हुआ कि एम हेमल सीधे सीधे इसके सामने आकर खड़े हो गए। Mr. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. यहाँ एक वर्ड यूज है, PALE, पेल। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, थका हुआ महसूस, बीमार, है ना, उदास। इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको इस वर्ड से हम शो करते हैं इंग्लिश में। अपनी चेयर पर खड़े हुए, मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम,
ही कुड नॉट गो ऑन। वो कुछ कहना चाहते थे, आई आई कह रहे थे, लेकिन कुछ उन्हें रोक दिया, उनके गले को चोक कर दिया। चोक करना मतलब जाम कर देना, उनका गला जैसे जाम सा हो गया, जाम हो गया था उनका गला। ठीक है, ऐसा लिखता है कवि। he got choked। ठीक है, choked। he could not go on। वो आगे कुछ कह नहीं पाए। then he turned to the blackboard। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। took a piece of chalk। अपने हाथ में एक चौक का टुकड़ा लिया। bearing on with all his might, he wrote as large as he could। अपनी पूरी ताकत के साथ जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा। और क्या लिखा उन्होंने? वीवे ला फ्रांच। वीवे ला मतलब होता है, वीवे ला फ्रांच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक मिनट, मैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवे ला फ्रांस, इसलिए इसे अलग कलर से कलर कर देता हूँ। हम इसे ग्रीन कलर से कलर कर देंगे ताकि, सॉरी, वी विल यूज ग्रीन कलर हियर। हम यहाँ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन बहुत इसलिए कि ये मेरी फेवरेट लाइन है इस पूरे चैप्टर की, और साथ ही साथ यही वो लाइन है जिससे इस चैप्टर का महत्व और बढ़ जाता। ये फ्रांस में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। विवे ला फ्रांस, फ्रांस की भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या मतलब हुआ इसका? लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब फ्रांस की जय हो, या फिर कह सकते हैं फ्रांस जिंदाबाद, या फिर फ्रांस अमर रहे, ऐसा। ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रांस। हम भी कहते हैं भारत माता की जय, वैसा ही है ये, ला विवे ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल। फिर वह रुके और अपने माथे को, जो सिर है, उसको दीवार पर टिका दिया, है ना, दीवार से सिर को टिका दिया। एंड विथआउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और बिना किसी शब्द को कहे उन्होंने अपने हाथ की जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब हैंड के मोशंस, जो अपने हाथ के मोशन, हाथ से हम लोग इशारा कर सकते हैं किसी को, आने का जाने का, है ना, आने का इशारा कर सकते हैं, जाने का इशारा कर सकते हैं। तो उन्होंने बिना किसी शब्द को बोले अपने हाथों से, हाथों के जेस्चर की मदद से कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड। अब आज स्कूल खत्म होता है, यू मे गो। आज का पाठ यही समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। अब आज का पाठ ऐसे भी समाप्त हो गया, कंप्लीट गया है, द लास्ट लेसन कंप्लीट हो गया है ना। अब हम अगले कुछ समय में क्या करेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए, एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ बाहर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम एक दिन का पूरा डेडिकेटेड क्लास देंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे, है ना, क्वेश्चन आंसर्स पे। आज के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास थोड़ा समय और बचा हुआ है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको ये बता सकें। देखिए, ये जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस चैप्टर का जो थीम है
वो ये रहा है कि लिंग्विस्टिक शेवनिज्म क्या है। लिंग्विस्टिक शेवनिज्म, यहाँ क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन आएगा लिंग्विस्टिक शेवनिज्म। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको लिंग्विस्टिक शेवनिज्म, क्योंकि मेन थीम है इस तरह का। लिंग्विस्टिक शेवनिज्म मतलब होता है भाषा के आधार पर भेदभाव करना। ये रहा लिंग्विस्टिक, यहाँ लिखा है क्या, लिंग्विस्टिक। देखिए ये लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, और शेविनिज्म का मतलब होता है भाषा के आधार पर भेदभाव करना। हमारे पास एक क्वेश्चन है इस पे रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक शेविनिज्म पे, है ना। मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, तो मतलब लिखवाऊंगा नहीं, उसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां आप मुझे हाय बोल देंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। हम इसे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। ये देखिए, डू यू नो लिंग्विस्टिक शेविनिज्म, ये शब्द आपको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि ये जो शब्द है इसी का आपको, ये इसी का आपको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपसे बात करूंगा फिर इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।